बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसमें वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन देखी थी हमने, कौन कौन से वेरिएबल्स के नाम हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग आज देखते हैं कि डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन क्या चीज होती है। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, एडिंग टू नंबर्स 5 एंड 10। ठीक है, एंड डिस्प्ले द आउटपुट। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आज हम पहला कोड लिखते हैं कि किस तरीके से हुई, किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं। डिक्लेयर करना बहुत जरूरी। अगर आपको किसी ने कहा डिक्लेयर नहीं करना तो मैं कहूंगा डिक्लेयर। ठीक है, हर हर चीज डिक्लेयर। ठीक है बेटा। अच्छा, चलो, अब मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। एडिंग टू नंबर्स, मैंने कहा जब भी वैल्यू कहीं स्टोर करनी होती है तो वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। तो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है और दो नंबर्स गिवन है 5 एंड 10। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर, दो वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर करूंगा भाई। मैंने कहा था वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैंने कहा डिक्लेयर num1 और num2। और आगे इसने कहा है डिस्प्ले द आउटपुट। जब इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना होगा तो जो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको भी मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो उसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। मैंने यहाँ पर सम नाम का एक वेरिएबल बनाया और ये तीनों होल नंबर होंगे। मैंने इसकी डेटा टाइप रख दी इंटीजर। अब एक चीज याद रखना, सब बच्चों, सबके लिए ये चीज है, ये हमारे पास क्या है भाई, कीवर्ड है। तो ये हमेशा कैपिटल में होगा। ये हमारे पास क्या है भाई, कीवर्ड है, हमेशा कैपिटल में। अगर किसी ने पहली लाइन में इसकी सिंटेक्स की मिस्टेक की, मतलब ये कैपिटल में नहीं लिखा, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, आपका हूँ इसी को अज्यूम करूंगा आगे गलत है। ठीक है, जब पहली लाइन में लिखता हूँ तो पहली लाइन लिखने के बाद मेरे पास तीन वेरिएबल क्रिएट होंगे। कौन कौन से, num1, num2, sum। तो मेरे पास मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अच्छा, ये जो मैं मेमोरी बना रहा हूँ ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं कि हमारे बैकएंड पे काम किस तरीके से हो रहा हो। अगर विजुअलाइज आप लोग करोगे ना तो आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा भाई तीन वेरिएबल क्रिएट हुए। कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट हुए, एक num1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक num2 नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, और एक मेरे पास वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम था सम। ठीक है, अब मैंने num1 के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके से असाइन होती है। तो वही पुराना वाला मेथड फॉलो करेंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। num1 को मुझे असाइन करना है क्या, 5। तो ये 5 कहाँ पर जाएगा, num1 के पास। तो num1 में मेमोरी में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब num2 को असाइन करनी है वैल्यू, मैंने num2 को असाइन की। और num2 को मैंने क्या असाइन की भाई, मैंने num2 को असाइन किया 10। तो ये 10 कौन से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा भाई, num2 के अंदर। तो num2 में मेरे पास क्या स्टोर हो जाएगा भाई, 10। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को सम करवाना है। मैंने आपको जब डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, तो मैंने आप लोगों को एक बात मुझे जो याद आ रही है, मैंने आपको कहा था भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं इंटीजर और रियल के अंदर। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा था भाई इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या मतलब, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट, सही हर चीज कर सकते हैं इसमें। और रियल में भी यही वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल के अंदर भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर है, मतलब मैं इसके अंदर प्लस माइनस वगैरह कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैंने कहा सम, किस चीज का सम करवाओ भाई, num1 प्लस num2।
एक बात याद रखना, कंप्यूटर डम मशीन होती है पूरी की पूरी। उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ना, ये वही परफॉर्म, जो जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो परफॉर्म करती जा रही है। कैसे? कंप्यूटर मैंने कहा डम मशीन है, ये जाएगी नम वन के पास, मेमोरी में जाके चेक करेंगे नम वन में वैल्यू क्या है भाई, 5। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मेरे पास आ जाएगा 5। नम टू में वैल्यू क्या है भाई, जरा जाके चेक करो मेमोरी में, नम टू में वैल्यू क्या है, 10। तो 5 + 10 क्या हो जाता है भाई हमारे पास, यहाँ से आंसर आ जाएगा 15। और 15 हम कहाँ स्टोर करवा देंगे, सम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा भाई, 15। अब मैं इसको आउटपुट करवा लेता हूँ। मैंने आउटपुट करवाया सम, मैंने यहाँ पर लिखा आउटपुट सम। तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा, जाओ सम वेरिएबल के अंदर और उसकी चेक करो वैल्यू। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जाओ सम वेरिएबल के अंदर और उसकी वैल्यू चेक करो 15। तो हमारी स्क्रीन पे आंसर क्या आ रहा होगा, 15। बट मुझे ये आंसर अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रहा हूँ मुझे एक प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ कि भाई सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो अब उसको भी मैं करवा सकता हूँ, कैसे करवा सकता हूँ जरा देखते हैं। मैंने कहा आउटपुट, एक तरीका तो ये था, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाए। अब मैंने एक अच्छा तरीका वाला भी देख लिया भाई, मुझे एक प्रॉम्प्ट मैसेज भी चाहिए। आउटपुट, मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ 5 and 10 is, और इज, और अब मैंने यहाँ पर लिखा सम। तो जरा समझते हैं ये क्या किया। जब भी आउटपुट के बाद मैं जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वो एज इट इज मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा वो मेरी एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ 5 and 10 इज। तो देखो ये कॉलम तक हमारी स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाए। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जब भी हम लोग आउटपुट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। वो एज इट इज मेरे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज स्क्रीन पे शो हो गया। अब मुझे मेमोरी में जाना है, वेरिएबल से वैल्यू गेट करनी है 15, तो वेरिएबल मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पर लिखा भाई सम, और सम जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है। तो मतलब अगर जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगी और वो आउटपुट के बाद लिखी हुई होगी तो मतलब वो क्या होगा भाई, वेरिएबल होगा। तो जाओ सम के अंदर और वैल्यू चेक करके बताओ क्या है, मेरे पास 15। अब इस वेरिएबल और इस स्ट्रिंग को मैंने किससे अलग किया, कॉमा से। तो कितना आसान सा कोड था, एक मैंने कोड लिखा जिसमें मुझे दो नंबर को सम करवाना था। कौन कौन से दो नंबर को सम करवाना था, 5 and 10। तो यहाँ पर मेरे पास देखो 5 and 10 को जब मैंने सम करवाया तो मेरे पास ये आंसर। आप लोग आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15। अगर आप चाह रहे हो कि एक प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ मुझे आउटपुट करना है तो आप लोग एक प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ आप आउटपुट कर सकते हो। ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से ये लग रहा है, इसलिए कि यूजर फ्रेंडली जितना होगा उतना ज्यादा फायदा। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक मुझे जल्दी से थम्स अप करके बता भाई। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चे ने सवाल पूछा है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है भाई, सर जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको आगे उसी तरह ही यूज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर एन कैपिटल यूज किया है, बाकी यू एन स्मॉल यूज किया है और आगे वन लिखा हुआ है। तो अब जब जब मैंने नम वन को यूज किया है तो एन मेरा क्या है, कैपिटल है। एन मेरा क्या है, कैपिटल है। एन मेरा क्या है भाई, यहाँ पर कैपिटल है। तो मैंने कहा था कि कंप्यूटर क्या चीज है, डम मशीन है। वो ये केस सेंसिटिव होता है, अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल एन यूज कर लिया और ऊपर मैंने कैपिटल एन यूज किया हुआ है तो मेमोरी में तो हमारे पास ये कैपिटल एन से वेरिएबल बना हुआ है, वो बोलेगा मेमोरी में ये नम वन स्मॉल एन वाला क्या चीज है भाई, मुझे नहीं पता, मेमोरी में नहीं मिलेगा उसको। जब नहीं मिलेगा तो वो एरर। तो जैसा यूज किया है ना, अगर कैमिल केस मतलब कैपिटल में यूज किया है तो कैपिटल आप लोग देखो उसको यूज करोगे वेरिएबल नेम को। तो जिस तरीके का नाम आपने रखा हुआ है आगे वही नाम आपका फॉलो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा यहाँ पर भाई इसको यूं लिख रहा है डिक्लेयर के वक्त नाम, और आगे यूज कर रहा है नाम, तो गलत हो जाएगा उसको। ठीक है, तो जिस तरीके के वेरिएबल बनाए एज इट इज यूज। चले भाई, अब हम लोग देखते हैं भाई कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जरा देखते हैं हम लोग।
ये सब यूज होंगे आगे कोड में। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। जो जिस तरीके का मैं साइन बना रहा हूं ना, एज इट इज यूज करने हैं। अगर किसी ने गलती से ये वाला साइन यूज कर लिया ना, तो गलत। इसलिए कि आपके कीबोर्ड में आज तक कभी आपने ऐसा साइन देखा है? नहीं देखा। तो हम लोग जिस तरीके का साइन बना रहा हूँ वही आपको आगे फॉलो करना है, ठीक है? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू का साइन हमारे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक आप लोग यूज कर सकते हो, नॉट इक्वल्स टू। और अगर मुझे कंपेयर करनी हो दो वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयरिंग के लिए ये वाला साइन यूज करूंगा। तो ये सारे के सारे कौन सी चीजें हैं भाई? ये सब रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, इस ऑपरेटर के पहले एक वैल्यू आएगी, इस ऑपरेटर के बाद, इस ऑपरेटर के पहले, इस ऑपरेटर के बाद। तो हर ऑपरेटर यहाँ पर कौन से हैं भाई? रिलेशनल ऑपरेटर है। और ये हमारे पास सूडो कोड में यूज होता है। अब जरा आप लोगों को पता होगा ये चीज, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और पावर। ठीक है। अच्छा, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे, अगर बेटा कोई बच्चा मैसेज कर रहा है ना, मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ समझो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे चले जाता है। सिर्फ उस फोकस इस चीज पे करना है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, जब भी हम कुछ वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसमें से कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। कौन कौन से वेरिएबल? मतलब इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ? मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर पहली लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो जब वेरिएबल पहली लाइन में डिक्लेयर किए तो मेरी मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट हो गए। तो उसके अंदर उस वक्त कुछ भी वैल्यू नहीं थी, बाद में हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर असाइन की, ठीक है? तो जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, तो मेरे पास मेमोरी में कुछ वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। और जब वेरिएबल्स क्रिएट होंगे तो उस वक्त कोई भी वैल्यू नहीं होगी। मैं क्या करूंगा उस वक्त, मैं क्या करूंगा बेटा उस वक्त, मैं उसको फौरन बाद, डिक्लेयर के फौरन बाद में इसको कोई एक वैल्यू असाइन करूँ। वो कौन सी वैल्यू असाइन करूंगा जरा देखते हैं, और कौन से वेरिएबल है जिनको वैल्यू असाइन करनी है जरा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लो भाई, कुछ वेरिएबल है जिनको वैल्यू असाइन करना जरूरी है। तो कौन कौन से वेरिएबल है भाई मेरे पास? मैंने यहाँ पर लिखा इनिशियलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। कौन कौन से वेरिएबल है भाई? जब भी काउंट नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा, इसको फौरन से इनिशियलाइज कर दूंगा 0। अच्छा, ये 0 क्यों कर रहा हूँ? देखो, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमारे पास मेमोरी में कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाती है। गार्बेज वैल्यू कौन सी होती है? एक रैंडम वैल्यू असाइन कर देता है मेमोरी में। कुछ भी रैंडम वैल्यू असाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने वैल्यू असाइन कर दी 2। तो अगर मुझे कोई काउंटिंग करनी हो, मैं कहता हूँ कि भाई हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और मुझे काउंटिंग करनी हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास में अभी 75 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या 75 आ रहा होगा? उसने पहले से वैल्यू रखी हुई है 2, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 77। मेरा आंसर गलत हो जाए, तो वो शुरू में इसको क्या कर देता है? 0 सेट कर देता है, ताकि मेरी आंसर क्या हो, फाइनल आंसर सही है। इस वजह से हम लोग इन वेरिएबल्स को क्या करते हैं? शुरू में ही 0 कर देते हैं, मतलब शुरू में ही एक वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसमें एक काउंट नाम का वेरिएबल है, एक हमारे पास सम नाम का वेरिएबल है, सम को भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। अच्छा, एक वेरिएबल मेरे पास
हाईएस्ट नाम का है, इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। एक वेरिएबल मेरे पास लोएस्ट नाम का है, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 999 से। अब क्यों 999 से इनिशियलाइज करता हूँ, जब मैं कोड करवाऊंगा उस वक्त आपको रियलाइज हो जाएगा मैंने क्यों 999 से इनिशियलाइज, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ चीजें यूज होंगी जो तो बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं? ये दो चीजें बहुत यूज होंगी, तो इनको आपको याद होना चाहिए। सम सम करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक लाइन होती है सम एरो सम प्लस वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक है हमारे पास काउंटिंग करने का फॉर्मूला, तो इसके लिए क्या है भाई, काउंट एरो काउंट प्लस 1। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए इस चीज के, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। चले भाई, अब हम जरा देखते हैं भाई और क्या चीज सुडोकोड में यूज होगी। हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होंगे, जो आप लोगों को मालूम है कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास। नॉट एंड और, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है भाई बी, तो मुझे इसका क्या करना है भाई, नॉट निकालना है। जब भी दो इनपुट्स होते हैं तो हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, चार। दो जीरो, दो वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। मैं चाह रहा हूं पहले क्या करूं, मैं नॉट यूज करूं। तो अगर मुझे नॉट ए करना होगा तो किस तरीके से करूंगा, जरा इसको देखते हैं। अगर मुझे नॉट ए करना हुआ तो, या ए नॉट करना हुआ, बात एक ही होती है। तो ए नॉट मतलब ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर दो जीरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, दो वन आ जाएंगे। और दो वन की जगह क्या आ जाएंगे भाई, जीरो। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक और चीज है, जरा देखते हैं। ए नॉट किया, हम लोग देखते हैं ए एंड बी। हमने यहाँ पर देखा भाई ए एंड बी। एंड में क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। क्या यहाँ पर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। जीरो फॉल्स वन ट्रू। क्या दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? नो। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। क्या दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है? यस। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मुझे बताओ भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ए और बी। ए और बी में एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। क्या एक कंडीशन ट्रू है कोई भी? नो। आंसर आ जाएगा जीरो। क्या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है? यस। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन। क्या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है? यस। आंसर क्या आ जाएगा, वन। क्या कोई भी एक कंडीशन ट्रू है? यस। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, टू। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग एक चीज स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा सुडोकोड का है। पहला नहीं कह लो, आज हम लोग तीसरा टॉपिक है, इसलिए कि कल हमने डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं भाई एक और टॉपिक, जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सिलेक्शन। एग्जामिनर आपसे किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, दोनों नाम याद होने चाहिए। हम लोग इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। पहले हमारे कौन सी होती है भाई, हमारे पास दो कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। एक होती है हमारे पास इफ देन एल्स एंड इफ। एक हमारे पास होता है भाई केस ऑफ
अदरवाइज एंड केस। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ देन एल्स एंड इफ। चलो सबसे पहला, अच्छा इफ देन एल्स एंड इफ के भी हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। पहला आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ देन एल्स एंड। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बाद में कॉपी करने का टाइम। अभी सिर्फ समझो, मैंने कहा ना समझते वक्त यहाँ पर कोई भी चीज नहीं करनी प्लीज। फोकस सारा दूसरी जगहों पे चले जाएगा, या तो टेक्स्ट मैसेज करने पे चले जाएगा, चैट करने पे चले जाएगा, या तो आपका फोकस कॉपी करने पे चले जाएगा। सिर्फ समझो, आराम से समझो। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास सबसे पहले इसका, इसमें कुछ कभी एक कंडीशन होगी, कभी दो कंडीशन होगी, कभी तीन, तीन से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है भाई, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, हमारे सिनेरियो के ऊपर। तो अब मैं आपको कुछ सिंटेक्स लिखवा रहा हूँ, उस सिंटेक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर सिंटेक्स फॉलो करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सिंटेक्स की तो कभी भी मिस्टेक नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सिंटेक्स में लिखवा रहा हूँ वन कंडीशन का। अच्छा इसमें क्या है भाई, सिंटेक्स में हमारे पास इफ, इसके बाद कोई भी कंडीशन आ सकती है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, इफ के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा स्पेस देके देन आएगा, नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा स्पेस देके देन आएगा, फिर देन की नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस देके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन। और एक्शन कुछ भी हो सकता है, इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट मैसेज भी हो सकता है, डिस्प्ले कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्शन। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक्शन कवर्ड लिखा। और इफ को अगर मुझे क्लोज करना होगा तो बिल्कुल इसके नीचे मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा तो इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इफ के बिल्कुल नीचे एंड इफ। और एक और बात, इफ देन एंड इफ ये कीवर्ड्स हैं, कैपिटल में होना जरूरी। अब एक सिनेरियो, एक सवाल देख लेते हैं, मेरे जहन में एक रैंडम क्वेश्चन आ गया भाई। मैंने एक चॉइस ले ली, मैंने एक वेरिएबल ले लिया भाई जिसका नाम था चॉइस। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम था चॉइस, और उसकी डेटा टाइप मैंने रख दी स्ट्रिंग। तो मतलब मेरी मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और किस नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा भाई, चॉइस के नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा। क्या मैंने कहा था, कौन कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का कहा था, काउंट, सम, हाईएस्ट, लोएस्ट। क्या इनमें से ये कोई वेरिएबल है, नो, तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है। अच्छा अभी जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेरी मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सही है। अब अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर क्या दे रहा है इनपुट, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले स्क्रीन पे शो करवाऊंगा आउटपुट एंटर योर चॉइस। तो अक्सर आप लोगों ने कभी कॉलेज वगैरह के फॉर्म फिल किए होंगे, तो जब आप लोग के पास फॉर्म आता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था एंटर योर नेम, और आगे फील्ड दी हुई होती है, वहां पर आप लोग नाम एंटर कर देते हो, तो कितना आसान हो जाता है। अगर वहां नया लिखो एंटर योर नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आपके लिए पता ही नहीं होगा कौन सी फील्ड में क्या क्या चीज इनपुट करनी है। तो ये हमारी जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वह एज इट इज हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा एंटर योर चॉइस। तो मेरी स्क्रीन वाला पार्ट भी मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरी मेमोरी वाला पार्ट है, और ये मेरी स्क्रीन वाला पार्ट, एंटर योर चॉइस। और हमारे पास एक, इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर यूजर को बोलूंगा इनपुट। अब मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए चॉइस, तो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, एक यूजर से इनपुट ले ली चॉइस। अब मैंने कहा यूजर ने क्या इनपुट किया, यस। तो ये यस कौन रिसीव करेगा, चॉइस नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा, और मेमोरी में जाके फौरन से अपडेट कर देगा यस। तो मेमोरी के अंदर जाके इसने फौरन से अपडेट कर दिया यस। तो मुझे बताओ, मैंने कहा था इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी हुई है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या आता था, मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो देखो यहाँ मल्टीपल कैरेक्टर्स ही तो है, वही मतलब डेटा टाइप मैंने सी रखी हुई है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इंटीजर रख देता तो इंटीजर में तो मतलब होल नंबर आते, तो ये तो होल नंबर नहीं है तो एरर दे देता।
तो मैंने एग्जैक्ट सेम डेटा टाइप रखी है भाई, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स, उसके साथ नंबर, उसके साथ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर येस नाम का एक वैल्यू हमने यहाँ पर चॉइस के अंदर सेव। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये कंडीशन ये होगी, ठीक है। मैंने कहा इफ, अगर चॉइस इज इक्वल्स टू यस हो, तो ये मेरे पास क्या था भाई, स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डेटा टाइप्स करवा रहा था, तो मैंने कहा था ये इनक्लोज किस में होगा, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो एक बार जरा मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि स्ट्रिंग हमेशा इनक्लोज किस में होता है भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पर आ रही होगी चॉइस के अंदर, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू मौजूद है, उसकी डेटा टाइप क्या है भाई, स्ट्रिंग है। तो अब मैं इस स्ट्रिंग को अब मैं इस स्ट्रिंग को, ये मेरे क्या है भाई, यहाँ पर आ जाएगा, जाएगा मेमोरी में, चेक करेगा भाई चॉइस क्या है, जाके वैल्यू पिक करके आ जाएगा भाई, चॉइस की वैल्यू तो हमारे पास सर यस है। और ये कौन सी डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग से, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाली वैल्यू होगी। तो अगर मुझे कंपैरिजन करवाना होता है तो सेम डेटा टाइप का सेम डेटा टाइप से कंपैरिजन करवा सकता हूँ। तो जब मेरे पास ये स्ट्रिंग है तो मुझे इसको भी स्ट्रिंग करना होगा, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब ये क्या हो गया भाई हमारे पास, यस इज इक्वल्स टू यस। क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं, क्या यस इज इक्वल्स टू यस होता है, यस कंडीशन ट्रू हो गई। और मैंने कहा था जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग कहाँ पर आ गए भाई, कंडीशन ट्रू है, हम लोग अंदर आ गए। और जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, मैंने यहाँ पर कहा बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे लिखा देन, और मैंने कहा भाई आउटपुट क्या कर दो, ऑर्डर पिज्जा। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, ऑर्डर पिज्जा आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर पिज्जा। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल नीचे क्लोज करूंगा इसको, एंड इफ। तो कितना आसान हो गया, बिल्कुल सेम सिंटेक्स को फॉलो किया मैंने और अपना आंसर कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा अगर मेरी चॉइस यस होती है तो मेरा आंसर क्या होगा भाई, आउटपुट कर दो ऑर्डर पिज्जा। अब जल्दी से कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उसको कॉपी कर, आगे चलते। अब मैं लिखवा रहा हूँ भाई सिंटेक्स फॉर टू कंडीशन, सिंटेक्स फॉर टू कंडीशन। सिंटेक्स फॉलो करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन का सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस देके देन एक्शन, देन के बिल्कुल नीचे एल्स, एक्शन, और इफ के बिल्कुल नीचे इसको क्लोज कर देंगे, एंड इफ। मैंने कहा अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है, अच्छा जब भी इफ लगाओ ना, मतलब एक कंडीशन का ट्रू होना जरूर, एक कंडीशन चलेगी चलेगी। अगर हमारे पास दो कंडीशन से ज्यादा है, या दो या दो से ज्यादा है, ठीक है, तो एक कंडीशन तो चलेगी चलेगी। तो मैंने कहा अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं ये वाला एक्शन परफॉर्म करूंगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं यहां तक परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरा कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहां पर आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। और एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लगी, बोलने कोई मसला नहीं है, डायरी के वाला एक्शन आप कर, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मैंने कहा अच्छा सपोज कर लेते हैं पिज्जा की ऑर्डर पे वो ले रहे थे, तो पिज्जा ही ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं भाई हमारे पास दुनिया में दो पिज्जा शॉप, कौन कौन सी है, एक तो है ब्रॉडवे कर लो, एक कर लो कैलिफोर्निया। बेटा अपना माइक कैमरा ऑफ कर लो, कैलिफोर्निया। अफान अली, माइक ऑफ, कैमरा ऑफ कर लो बेटा। अच्छा, मैंने कहा दुनिया में दो ही पिज्जा शॉप है, इसके अलावा कोई पिज्जा शॉप, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, दुनिया में बनी ही दो पिज्जा शॉप। मैंने यहाँ पर
एक वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर पिज्जा के नाम से, और उसकी डेटा टाइप क्या रख ली, स्ट्रिंग। तो मेरे पास मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट, मेमोरी में मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट होगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा भाई, ये मेमोरी पार्ट बना रहा हूं। एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसका नाम क्या है भाई, पिज्जा। अब मैंने यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाई, अब मैंने यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाई। एक सेकंड, मैं इसको चार्जिंग पे ला दूं। क्यों नहीं हो रहा चार्ज। अब मैंने यूजर को एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया ताकि वो स्क्रीन पे एक हमारे लिए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे, आउटपुट एंटर अ पिज्जा। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, हमारी स्क्रीन पे एज इट इज ये प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, एंटर अ पिज्जा। और इनपुट क्या करवाऊंगा, पिज्जा। वेरिएबल के अंदर ही हम वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो वो कौन रिसीव करेगा, एक पिज्जा नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास कितने ऑप्शन थे भाई, दो ही ऑप्शन है। मैंने कहा ब्रॉडवे, मुझे क्या चाहिए भाई, ब्रॉडवे। तो ये ब्रॉडवे कौन रिसीव करेगा, पिज्जा नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा ब्रॉडवे। तो अब मैंने कंडीशन लगाई, मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ पिज्जा इज इक्वल्स टू, देखिए ये स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्ट्रिंग से ही हो सकता है। तो स्ट्रिंग को हम लोग किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ब्रॉडवे। इफ पिज्जा इज इक्वल्स टू ब्रॉडवे, देन आउटपुट कर दो भाई ऑर्डर ब्रॉड। तो अब मुझे बताओ बेटा, मेरी मेमोरी में क्या चीज मौजूद है भाई, ब्रॉडवे। यहाँ पर जब भी पिज्जा की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, इस मेमोरी से आएगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, हमारे पास ब्रॉडवे आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ब्रॉडवे आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर ब्रॉडवे। क्या ब्रॉडवे इज इक्वल टू ब्रॉडवे होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। हम लोगों ने आउटपुट क्या कर दिया, ऑर्डर ब्रॉड। क्या पता यूजर ऐसा हो जिसको ब्रॉडवे पसंद ही ना हो, उसको क्या चीज पसंद हो भाई, सपोज कर लेते हैं उसको पसंद है ब्रॉडवे की जगह, उसको पसंद है हमारे पास कैलिफोर्निया। कुछ ऐसे भी होंगे जिसको कैलिफोर्निया पसंद होगा। तो हमारी कैलिफोर्निया कौन रिसीव करेगा भाई, मेमोरी में जाके पिज्जा नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा। और मुझे बताओ यहाँ पर क्या सेव हो जाएगा भाई हमारे पास, अब ब्रॉडवे नहीं सेव होगा, क्या सेव होगा भाई हमारे पास, कैलिफोर्निया। तो क्या हमारे पास जब वैल्यू हम लोग पिज्जा की वैल्यू ले रहे होंगे तो अब क्या वैल्यू आएगी भाई, कैलिफोर्निया आएगी। इससे कि हमारी मेमोरी में क्या सेव है, कैलिफोर्निया सेव है, अब ब्रॉडवे थोड़ी आएगा। तो हमने क्या कहा भाई, अब क्या आ रहा है, कैलिफोर्निया आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, अब हमारे पास कैलिफोर्निया। तो मुझे जल्दी से बताओ, क्या कैलिफोर्निया इज इक्वल्स टू ब्रॉडवे होता है, कंडीशन फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं तो अंदर नहीं आ सकता, ये पूरा स्किप करेगा। मैंने कहा अगर ये नहीं होता तो एल्स वाला काम, एल्स। ठीक है, जब मुझे पता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं तो क्या कर दो भाई, आउटपुट ऑर्डर कैलिफोर्निया। और आखिर में क्या हो जाएगा, एंड इफ। चलो, क्लियर हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो। भाई टाइम बहुत हो गया है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और सिंटेक्स लिखवाऊंगा और उसके बाद इफ देन एल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान।